सवाल को करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि यदि आप क्लास 10 में हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में ये सवाल 3 नंबर का आएगा। आ सकता नहीं, आएगा, हर साल आता है और इस साल भी आएगा। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिए। इस सवाल में सबसे पहले हमको करना क्या है, सिद्ध कीजिए रूट दो एक अपरिमेय संख्या है। तो हम यहाँ पर रूट दो को एक परिमेय संख्या मान के चलेंगे। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिए, हम यहां पर लिखेंगे माना रूट दो एक परिमेय संख्या। अपरिमेय तो सिद्ध करना है, तो हम इसका उल्टा मान के चलते हैं कि यह रूट दो एक परिमेय संख्या है। रूट दो एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हमने यहाँ पर उल्टा माना है। अब ये जो उल्टा माना है इसको हम गलत साबित कर देंगे, मतलब कि इसको हम इस प्रकार सरल करेंगे कि रूट दो एक परिमेय संख्या नहीं होगी। अब जब रूट दो एक परिमेय संख्या नहीं है तो ये ऑटोमेटिकली अपरिमेय हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, परिमेय संख्या हमने माना है। अपरिमेय संख्या होता क्या है, तो देखिए मैं आपको परिभाषा बता देता हूं। ऐसी संख्या है जिन्हें p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जहां पर p और q क्या होना चाहिए, पूर्णांक, और q जो है वो हर जीरो नहीं होना चाहिए। यहां पर आप देख सकते हैं परिमेय संख्या है, उनको किस रूप में लिख सकते हैं, p बटा क्यूब में, p बटा क्यू के रूप में। अब यहां पर आपने रूट दो को क्या माना है, परिमेय संख्या माना है, तो इसका मतलब यह है कि रूट दो को मैं यहां पर रूट दो बराबर p बटा क्यू के रूप में लिख सकता हूं, यही होता है। और यहां पर मैं ये जो p और q है इसको मैं क्या मानता हूं, सहअभाज्य। ठीक है, नहीं, सहअभाज्य संख्या मानता हूं। ये p और q क्या है, सहअभाज्य संख्या है। अब सहअभाज्य संख्या क्या होती है तो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, सहअभाज्य ऐसी दो प्राकृत संख्या है। प्राकृत का मतलब जो एक से शुरू होती है, एक दो तीन ऐसे जाती जाती है। ठीक है, नहीं, ऐसी दो प्राकृत संख्या है जिनका एचसीएफ या मसअप कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। तो ऐसी दो प्राकृत संख्या है जिनका मसअप एक हो, वह आपस में दोनों क्या कहलाती है, सहअभाज्य संख्या कहलाती है। अब इसका मतलब क्या हुआ, मसअप एक का मतलब क्या है, उन दोनों संख्या में किसी भी समान संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए। ठीक है, यानी कि मैं आपको अगर उदाहरण की सहायता से समझाऊं तो ध्यान दीजिए। जैसे मैं अगर बात करूं 3 और 4, तो देखिए 3 और 4 आपस में क्या है, सहअभाज्य संख्या है। जब आप इन दोनों का एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ का मतलब इनमें उपस्थित सार्व उभयनिष्ठ गुणनखंड, सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो इन दोनों में सबसे बड़ा वो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, यहाँ पर एक है। ठीक है, नहीं, एक ही क्या है, मसअप होता है। तो इन दोनों का मसअप एक है, तो इसका मतलब ये 3 और 4 आपस में क्या है, सहअभाज्य संख्या है। अगर मैं यहाँ पर 3 और 6 की बात करता हूं तो देखिए ये दोनों आपस में सहअभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इन दोनों का जब आप मसअप निकालेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। 3 वो सबसे बड़ा गुणनखंड है जिसका इन दोनों में भाग जाता है। तो हमें यहाँ पर ऐसी दो संख्याएं माननी है जिनमें एक के अलावा किसी और संख्या का भाग ना जाए। ठीक है, तो यहाँ पर सहअभाज्य संख्या हमने p और q मानी है जिसमें एक के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है। ठीक है, इतना कर लेंगे आप। इतना करने के बाद अब हम देखिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर इसके बटा में एक मान लेते हैं। इसको जब क्रॉस गुणा करेंगे तो यहाँ से देखिए एक गुना पी कितना हो जाएगा, पी बराबर अंडर रूट दो गुणा क्यू, तो यहाँ पर लिखेंगे अंडर रूट दो गुणा क्यू। ठीक है, अब हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे। वर्ग करने से देखिए हमारे जो रूट वाला है ये रूट वाला हट जाएगा। रूट का मतलब क्या होता है, वर्गमूल होता है, घात एक बटा दो होता है। वर्गमूल को हटाने के लिए हमें वर्ग करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, अब दोनों तरफ हमें यहाँ पर वर्ग करना है। वर्ग का मतलब यहाँ पर पावर दो, इसके ऊपर घात दो और इसके ऊपर भी घात दो। ठीक है, नहीं, याद रखिएगा जब भी आप समीकरण में दोनों तरफ वर्ग करते हैं, चाहे वो बायां पक्ष हो दायां पक्ष हो, तो बाएं पक्ष और दाएं पक्ष में जितना भी पद है उन सब का वर्ग हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए पी स्क्वायर बराबर रूट दो का वर्ग, रूट दो का वर्ग कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा, गुणा में ये क्यू का वर्ग कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर हो जाएगा। रूट दो का वर्ग, किसी के ऊपर पावर दो लगाना मतलब क्या होना, उसी को दो बार गुणा करना। यानी कि आप कह सकते हैं रूट दो को दो बार गुणा करेंगे, रूट दो गुणा रूट दो, जो कि कितना हो जाएगा, रूट चार। और रूट चार का वर्गमूल कितना आता है आपका, यहाँ पे चार का वर्गमूल कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब रूट दो का जो वर्ग करते हैं वो कितना आता है, दो आता है। अब आपको ये याद रखना है कि जब भी वर्गमूल होता है और इसके ऊपर अगर वर्ग है तो ये वर्गमूल और ये वर्ग आपस में दोनों कट जाते हैं और जो अंदर होता है वर्गमूल के वो बाहर आ जाता है, यानी कि आप कह सकते हैं दो आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रूट दो का जो हमने वर्ग किया वो कितना किया, दो किया है, दो किया है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको समझने की बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ध्यान दीजिए। क्या बात है, ध्यान दीजिए। देखिए यदि मैं 12 की बात करता हूं, पहले मैं आपको उदाहरण की सहायता से समझाता हूं कि यदि मैं 12 की बात करता हूं तो देखिए 12 बराबर में क्या लिख सकता हूं, आप देख सकते हैं 3 गुणा 4। आप वैसे 6 गुणा 2 भी लिख सकते हैं, 12 गुणा 1 भी लिख सकते हैं। मैंने ऐसे ही समझाने के लिए 12 के गुणनखंड किए, क्या किए, 3 गुणा 4।
अब 12 के गुणनखंड क्या है, 3 और 4 दोनों ही 12 के गुणनखंड है। अब जब ये दोनों गुणनखंड है तो इसका मतलब ये है कि जब 3 का भाग 12 में देंगे तो पूरी पूरी बार जाएगा, और 4 का भाग जब 12 में देंगे तो भी पूरी पूरी बार जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 और 4 12 के दोनों क्या है, गुणनखंड है। तो 3 और 4 दोनों 12 के गुणनखंड है, तो मैं 12 को ये भी तो लिख सकता हूं 12 बराबर 3 गुणा 4। अब ये का ये कॉन्सेप्ट यहां पर लगाने की कोशिश करते, तो ध्यान दीजिए पी स्क्वायर है, पी स्क्वायर को मैंने क्या लिख दिया, बराबर में 2 गुणा क्यू स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, ये 2 और क्यू स्क्वायर है, ये पी स्क्वायर के क्या है, गुणनखंड है। अब पी स्क्वायर के गुणनखंड 2 और क्यू स्क्वायर है, इसका मतलब यह है कि 2 और क्यू स्क्वायर का भाग पी स्क्वायर में जाएगा। यहां पर भी तो यही किया था, 12 को 3 गुणा 4 लिखा तो 3 का भाग 12 में जाएगा और 4 का भाग भी 12 में जाएगा। तो यहां पर भी हम यही करेंगे, पी स्क्वायर को मैं 2 गुणा क्यू स्क्वायर लिख सकता हूं, तो 2 का भाग भी पी स्क्वायर में जाएगा और क्यू स्क्वायर का भाग भी पी स्क्वायर में जाएगा। अब हमें यहाँ पर क्यू स्क्वायर का तो पता नहीं है, तो हम बात करेंगे 2 की, तो 2 का भाग पी स्क्वायर में जाता है। तो देखिए यहाँ पर ऐसे सवालों में आपको एक थ्योरम यानी कि प्रमेय आपको इस्तेमाल करनी होती है। वो प्रमेय क्या है, देखिए ध्यान दीजिए। तो प्रमेय क्या है, देखिए p एक अभाज्य संख्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 भी एक अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर देखिए प्रमेय क्या होता है, यदि p a स्क्वायर को विभाजित करता है, ध्यान दीजिए p a स्क्वायर को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, पी स्क्वायर को मैं 2 गुणा क्यू स्क्वायर लिख सकता हूं, यानी कि पी स्क्वायर के 2 और क्यू स्क्वायर गुणनखंड हो गए। इसका मतलब यह है कि 2 का भाग पी स्क्वायर में जाएगा और क्यू स्क्वायर का भाग भी पी स्क्वायर में जाएगा। अब जब भाग 2 का भाग पी स्क्वायर में जाता है तो यहां पर ध्यान दीजिए पी क्या है, अभाज्य संख्या है, 2 पी की जगह आप 2 मान सकते हैं, और ये जो ए स्क्वायर है इसकी जगह क्या है, पी स्क्वायर मान सकते हैं। तो इस 2 का ए स्क्वायर यानी कि पी स्क्वायर में भाग जा रहा है, तो जो 2 है उसका ए यानी कि यहां पर पी स्क्वायर है, तो यहां पर आप पी लिखेंगे, यहां पर 2, तो 2 पी स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2 पी को भी विभाजित करेगा। ये आपको प्रमेय आपको ध्यान रखनी है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, प्रमेय अनुसार, ठीक है, प्रमेय अनुसार। ये बात आपको यहां पर ध्यान रखनी है। यहां पर जो ये प्रमेय इस्तेमाल होती है ऐसे सवालों में, जब भी सिद्ध करने वाले में होते हैं, वो भी अपरिमेय संख्याओं को। तो यहाँ कि 2 पी स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2 पी को भी विभाजित करेगा, ठीक है। 2 का भाग पी स्क्वायर में जाता है तो 2 का भाग पी में भी जाएगा। तो अब जब 2 का भाग पी में जाता है, देखिए यहां पर इसी कॉन्सेप्ट को मैं यहां पर वापस लगा रहा हूं कि जब मैं, अगर मान लीजिए मेरे पास 4 नहीं है, दूसरा गुणनखंड मेरे पास नहीं है, तो मैं सिर्फ ये जानता हूं कि 3 का भाग 12 में जाता है, तो मैं 12 को ये भी तो लिख सकता हूं 12 बराबर 3 गुणा कोई भी तीसरा, ये जो तीसरा पूर्णांक है इन दोनों के अलावा। यहां पर तो 4 पता था, लेकिन हम मान लें हमको पता नहीं है तो हम मान लेते हैं एक्स था, ऐसा हम मान लेते हैं कि 3 का भाग जब 12 में जाता है तो 12 को मैं 3 गुणा एक्स लिख सकता हूं। एक्स 12 का कोई दूसरा गुणनखंड है, ठीक है। जब 3 का भाग 12 में देंगे तो एक्स का मान आ जाएगा। यहां पर तो 12 और 3 दोनों ज्ञात है, तो 3 का भाग 12 में देंगे तो 4 आ जाएगा, वो तो हमें पता है। लेकिन यहां पर तो पी ज्ञात नहीं है, तो 2 का भाग जब पी में जाता है तो इसका मतलब ये है, यहां पर मैं एक और चीज मान सकता हूं क्या, कि जो पी है वो उसको मैं लिख सकता हूं क्या, 2 गुणा सी। भाई 2 का भाग पी में जाता है तो पी को मैं ये भी तो लिख सकता हूं 2 गुणा सी। अब ये जो सी है, ये सी क्या है, यहाँ पर कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है ना, कोई भी आ सकता है। जब 2 का भाग आप पी में देंगे तो सी का मान आ जाएगा। अब यहाँ पर पी का मान ही गायब है, तो हम सी का मान भी कैसे बता पाएंगे। तो यहां पर सिर्फ मानने के लिए लिख रहा हूं सी धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। नहीं, सी क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, इसको मैं समीकरण नंबर 1 दे देता हूं, और ये जो ऊपर आया है, और इसको मैं समीकरण नंबर 2 दे देता हूं। अब इन दोनों समीकरणों को हम आपस में सरल करेंगे, यानी कि जो ये p का मान आया नहीं, हमने माना है नहीं 2 गुणा सी, ये p का मान हम इस समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो मैं यहां पर देखिए ध्यान से देखिएगा, मैं यहां पर लिखता हूं समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, समीकरण 1 व 2 से। अब समीकरण 1 में, समीकरण 1 देखिए क्या है, पी स्क्वायर बराबर 2 गुणा क्यू स्क्वायर है। तो ये जो समीकरण नंबर 1 है, इस समीकरण 1 में मैं पी स्क्वायर का मान रख देता हूं। तो यहां पर ध्यान दीजिए, पी की जगह रखूंगा 2 गुणा सी, और उसका क्या है, वर्ग बराबर में, समीकरण 1 को देखेंगे तो 2 गुणा क्यू स्क्वायर बराबर में, ठीक है। अब इसको आप सरल कर दीजिए, तो ध्यान दीजिए इसको सरल करने पर क्या आता है, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 गुणा सी का वर्ग करेंगे तो सी स्क्वायर बराबर में 2 गुणा क्यू स्क्वायर। अब इसको हम सरल करेंगे तो ध्यान दीजिए, इसको मैं ऐसे घुमा रहा हूं, या फिर आप कह सकते हैं 2 इधर गुणा में तो इधर भाग में, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं समीकरण को, क्यू स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 2 गुणा सी स्क्वायर में देंगे तो 2 बार, तो ये 2 गुणा सी स्क्वायर बराबर 1 गुणा क्यू स्क्वायर बचा। तो क्यू स्क्वायर को मैंने पहले लिख दिया, और बाद में ये जो 2 गुणा सी स्क्वायर मैंने यहां पर लिख दिया, ठीक है। अब इस स्थिति को, और जो समीकरण नंबर 1 बनी है, इसको और इसको ध्यान से देखिए, दोनों एक जैसी बनी है। इसका मतलब यह है कि जो क्यू स्क्वायर है, जो क्यू स्क्वायर है उसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 गुणा सी स्क्वायर लिख सकता हूं,
ये का ये कॉन्सेप्ट मैं वापस बता रहा हूं आपको। 12 को अगर मैं 3 गुणा x लिख सकता हूं, यानी कि आप 12 को 3 गुणा 4 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 का भाग 12 में जाता है और 4 का भाग भी 12 में जाता है। तो यहां पर भी तो मैंने ये लिखा है कि क्यू स्क्वायर को मैं 2 गुणा सी स्क्वायर लिखता हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 का भाग क्यू स्क्वायर में जाता है और सी स्क्वायर का भाग भी क्यू स्क्वायर में जाता है। अब सी स्क्वायर का तो हमें पता नहीं है, लेकिन 2 का तो हमें पता है, 2 का भाग क्यू स्क्वायर में जाता है। तो अभी मैंने आपको थ्योरम बताई कि अगर कोई p एक अभाज्य संख्या होती है और p अगर a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी। तो इसका मतलब क्या है कि 2 का भाग q स्क्वायर में जाता है। तो यहां पर आप लिख सकते हैं प्रमेय अनुसार थ्योरम के अनुसार, ये प्रमेय आपको ध्यान रखनी है। अब 2 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2 क्यू को भी विभाजित करेगा। तो अब इसको ध्यान से देखिएगा, आगे मैं आपको क्या लिखता हूं देखिए। अब स्टार्टिंग में हमने क्या माना था, √2 को p बटा क्यू के रूप में माना था। अब यहां पर p और q हमने क्या माने थे, सअभाज्य संख्या है। सअभाज्य संख्या क्या होती है, देखिए p और q सअभाज्य संख्या मैंने आपको बताया, एक बार फिर बता देता हूं कि ऐसी दो प्राकृत संख्या है जिनका या फिर जिनका एचसीएफ या मसअप कितना होना चाहिए, 1। यानी कि आप कह सकते हैं जब आप वो दो प्राकृत संख्या मानते हैं दोनों को सअभाज्य, तो उनमें एक के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए। इसका मतलब ये होता है। तो यहां पर p और q को हमने सअभाज्य माना है, इसका मतलब p और q में दोनों में किसी भी समान संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए एक के अलावा। तो अब देखिए यहां पर हमने देखिए क्या कहा, 2 का भाग है p में जाता है, ठीक है, और यहां पर हमने क्या निकाला, 2 का भाग q में भी जाता है। तो यहां पर 2 का भाग p और q दोनों में जाता है, लेकिन हमने तो p और q को सअभाज्य माना था, एक के अलावा किसी का भाग नहीं जाना चाहिए। तो यहां पर हमारा 2 का भाग जा रहा है इनमें। इसका मतलब क्या है कि जो हमने ये √2 को परिमेय माना है ये हमने गलत माना है। जो हमने यहां पर कल्पना की थी कि √2 एक परिमेय संख्या है, ये हमने गलत माना है। इसलिए हमारा ये जो सॉल्यूशन है ये हमारा विरोधाभास आया। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए, जो कि हमारी कल्पना के विरोधाभास है। अब हमारी कल्पना क्या थी कि √2 एक परिमेय संख्या है, यही हमारी कल्पना थी, यही हमने यहां पर देखिए माना था, √2 एक परिमेय संख्या और p और q को हमने सहभाज्य माना था। जबकि इसको हमने हल किया एक तरीके से, तो p और q यहां पर सहभाज्य नहीं आई, क्योंकि दोनों में 2 का भाग जा रहा है। जबकि सहभाज्य का मतलब क्या होता है, दोनों का एचसीएफ 1 होना चाहिए, यानी कि किसी भी समान संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए एक को छोड़ के। तो यहां पर तो आप देख सकते हैं 2 का भाग जा रहा है, तो ये हमारी कल्पना के क्या है, विरोधाभास है। इसीलिए इसीलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है नहीं, √2 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे आपको इस √2 को अपरिमेय सिद्ध करना है। सबसे पहले हमने √2 को अपरिमेय सिद्ध करने के लिए √2 को हमने परिमेय माना, ठीक है नहीं, परिमेय माना। तो परिमेय क्या होती है, p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां पर p और q पूर्णांक होने चाहिए और q 0 नहीं होना चाहिए। तो p और q को हमने सहभाज्य मान लिया। सहभाज्य का मतलब p और q में किसी एक के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए, समान संख्या का। फिर हमने इसको सरल किया, तो यहां पर हमने पाया कि 2 का भाग है जो p में जाता है, 2 का भाग है वो p में जाता है, और इस p में जाता है तो इसलिए हमने p को 2 गुना c लिखा। फिर हमने इसको इसमें प्रतिस्थापित किया, तो यहां से हमको जो प्राप्त हुआ वो क्या हुआ कि 2 है वो q स्क्वायर को विभाजित करता है, यानी कि 2 का भाग q स्क्वायर में जाता है। तो प्रमेय के अनुसार 2 का भाग q में भी जाएगा। तो यहां पर 2 का भाग q में भी जाता है और 2 का भाग p में भी जाता है। तो यहां पर जो p और q हमारी सहभाज्य नहीं आई। तो सहभाज्य नहीं आने का कारण क्या है, हमने जो कल्पना की थी वो हमारी क्या है, गलत थी। अब कल्पना आप देख सकते हैं ऊपर क्या है, √2 एक परिमेय संख्या, तो ये गलत है। तो इसका मतलब √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इस प्रकार आपको इस सवाल को सिद्ध करना है। तो उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे वाला जो लाल बटन है उसको दबा दीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, जल्दी मिलते हैं हम ऐसे एक और बेसिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए।